हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो जिन भी सारे स्टूडेंट का सेमेस्टर 6 में डीएससी 4 पेपर में फॉरेन पॉलिसी और मेजर पावर है, उन सभी स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट भी किए कि सर इस पर वीडियो बना दीजिए। ठीक है, तो मैं इस पर वीडियो लेकर के आ गया हूँ। ठीक है, हालाँकि इसमें मैंने पूरा तो नहीं लिख पाया हूँ। ठीक है, बट मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अगर आप हल्का सा भी दिमाग लगा लोगे तो आप पूरा लिख लोगे। ठीक है, मैं आपको 2 ही पेज में इसका आंसर दिया हूँ, लेकिन आप चाहोगे तो इसका 4 पेज कर लोगे। ठीक है, देखो क्या है सो प्रमुख शक्तियों की परिभाषा दीजिए और किसी भी देश की या तो किसी भी राष्ट्र की शक्ति को निर्धारित करने वाले कारकों की विवेचना करें। ठीक है, तो इसको हम डीपली बताएंगे, आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, और इसके पहले हम जितने भी सारे वीडियो का जो आंसर है वो मैंने करवा दिया, चाहे वो एमसीक्यू क्वेश्चन हो, ठीक है, चाहे विदेश नीति के निर्धारक तत्व हो, चाहे रूस का हो विदेश नीति, चाहे अमेरिका के विदेश नीति हो, ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के एक बार चेक करो, आपको ऑल टू ऑल वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और आज हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपका आज एग्जाम कैसा रहा और क्वेश्चन कितना मैच किया। ठीक है, इसी वीडियो में आपको आकर के कमेंट करके बताना है, क्योंकि आप लोगों का ये लास्ट एग्जाम है। ठीक है, तो बस एक आप लोगों का कमेंट अदगार के रूप में रहेगा और ये जो वीडियो में कमेंट करेगा उनका हम सबका रिप्लाई देंगे। ठीक है, प्रमुख शक्ति मतलब होता है किसी भी देश की एक उच्च शक्ति। ठीक है, एक ऐसा राज्य, एक ऐसा देश जो दुनिया भर की घटनाओं को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो। मतलब एक ऐसा राज्य, एक ऐसा देश उसके पास इतना शक्ति हो कि वो पूरे दुनिया को प्रभावित करने वाले उसके पास क्या हो, बिल्कुल शक्ति हो, तो वो हमारा प्रमुख शक्ति के अंदर आएगा। मान लो कि हमारे देश के इतने अंदर शक्ति नहीं है कि वो दूसरे देश को प्रभावित कर सके, तो हमारे अंदर जो देश है वो प्रमुख शक्ति के अंदर नहीं आएगा। बट कोई ऐसा देश है जो बहुत ताकतवर है, वो दूसरे देश को हिला सकते हैं, दूसरे देश को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, दुनिया भर की घटनाओं को प्रभावित कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उनके पास जो पर्याप्त शक्ति है वही उनका क्या है, प्रमुख शक्ति है। ठीक है, तो ये मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, आपको माइंड नहीं लेना है। ठीक है, तो प्रमुख शक्ति समझ गए कि एक ऐसा राज्य जो दुनिया भर की घटनाओं को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो। आगे देखो, एक महान शक्ति एक संप्रभु राज्य है। एक महान शक्ति क्या होता है, एक संप्रभु राज्य है जिसके पास कुछ चीज़ का कमी ना हो। ठीक है, जिसे वैश्विक स्तर पर अपना प्रभाव डालने की क्षमता और विशेषज्ञता के रूप में पहचाना जाता है। ठीक है, मतलब ये क्या होता है, एक महान शक्ति यानी कि एक प्रमुख शक्ति क्या होती है, एक संप्रभु राज होती है जिससे वैश्विक स्तर पर यानी कि दुनिया के स्तर पर अपना प्रभाव डालने की क्षमता होती है। उसके पास अपने जो प्रभाव डालने की क्षमता का उनको पहचाना जाता है, उनकी क्षमता को देखा जाता है, उनकी क्षमताओं को दुनिया भर में जाना जाता है। ठीक है, प्लस में वहाँ के विशेषताओं को रूप में पहचाना जाता है। ठीक है, विशेषताओं मतलब कुछ एक मुख्य रूप, अलग रूप, एक अलग प्रकार के व्यक्ति। ठीक है, इस प्रकार से समझो। महान शक्तियों के पास विशिष्ट रूप से सैन्य और आर्थिक के साथ साथ कूटनीति और नरम शक्ति प्रभाव भी होता है। मतलब देखो, जो महान शक्ति होती है ना, उसके पास विशिष्ट रूप से सैन्य शक्ति होती है, आर्थिक शक्ति होती है उसके पास। ठीक है, कूटनीति और नरम शक्ति प्रभाव होते हैं। ठीक है, जिसके कारण माध्यम व छोटे शक्तियों को अपने स्वयं के कार्य करने से पहले महान शक्तियों की राय पर विचार करना पड़ सकता है। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, इनके पास इतना शक्ति होता है जिसके कारण माध्यम या छोटी प्रकार के जो शक्तियाँ वाले देश हैं ना, वे अपने स्वयं के कार्य करने से, मतलब जो अपना वो कुछ अपना ही काम करना चाहते थे, उससे भी पहले उसे महान शक्तियों की राय पर विचार करना पड़ सकता है। मतलब वो कहीं ना कहीं महान शक्तियों से क्या रहता है, वो डरा हुआ रहता है। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, देखो, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अस्थायी सदस्य की मान्यता दी गई है। अब कौन कौन सा देश को अस्थायी सदस्य की मान्यता दी गई है, जो प्रमुख है, जो शक्तिशाली है, तो जो इस प्रकार है, चीन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ये सबको प्रमुख शक्तिशाली के कैटेगरी में रखा गया है। किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा। ये सब कौन सा देश है, अस्थायी देश है। ठीक है, जो कभी बदलेंगे नहीं, इनको शक्तिशाली मान लिया गया है, तो ये शक्तिशाली ही रहेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, तो फिर कारक कौन कौन से हैं। तो किसी भी देश की राष्ट्रीय शक्ति कई तत्वों पर निर्भर करती है, जिन्हें राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारक तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, यानी किसी भी देश को राष्ट्रीय जो उनके अंदर शक्ति है ना, वो कई तत्वों पर निर्भर होती है। अगर कोई एक तत्व पर निर्भर नहीं होती, कई तत्वों पर निर्भर होती है, जिन्हें ही राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारक तत्व भी कहा जाता है। और कोई भी एक तत्व राष्ट्रीय शक्ति का निर्धारण नहीं कर सकता है, कोई भी एक तत्व राष्ट्रीय शक्ति को निर्धारण नहीं कर सकता, बल्कि कई सारे तत्व मिल करके राष्ट्रीय शक्ति का निर्धारण करते हैं। अगर हम बोलेंगे हमारे देश में सैन्य शक्ति बहुत मजबूत है, सेनाओं के पास बहुत ज़्यादा शक्ति है, तो क्या हमारे देश के अंदर बहुत सारा शक्ति कहलाएगा? नहीं। हर क्षेत्र में हमारे देश के पास
शक्ति होना चाहिए, हर देश में हमारे देश विकास होना चाहिए, तब बोलेंगे निर्धारक तत्व है वो। एक किसी मान लो कि आपके अंदर कोई एक कला है, तो क्या होता, आप ज़्यादा शक्तिशाली कहलाएंगे? नहीं। आपके पास हर एक कला है तब आप शक्तिशाली व्यक्ति कहलाएंगे। आप पढ़ने में तेज हैं बट आपके पास ज़्यादा पावर नहीं है तो आपको कोई भी मार के चला जाएगा। तो शक्तिशाली का कहने का मतलब कि हर क्षेत्र में, ठीक है। तो इसी प्रकार से किसी भी देश की शक्ति को निर्धारित करने वाला कोई एक कारक से नहीं होगा बल्कि बहुत सारे कारक। अब कौन कौन से देखो, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की, इसीलिए मैंने बोल रहा था कि 2 ही पेज में आंसर दिया, बट आप चाहो तो बहुत सारे पेज को भी उसको लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। अब इसका कौन कौन सा तत्व है निर्धारक तत्व, तो देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारा पॉइंट्स लिख रखा है। तो इस सब पॉइंट्स को आपको क्या करना है, लिख लेना है और इसका एक्सप्लेन करना है। कम से कम आपको 2 पॉइंट्स में ही एक पेज एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। तो देखो एक्सप्लेन मैंने नहीं किया, बस आपको समझाने के लिए लिखा है। पहला भूगोल। तो देखो किसी भी देश का जो क्षेत्रफल होता है, आकार होता है, स्थिति होता है, जलवायु होता है, ये सब किसी भी देश की शक्ति को निर्धारित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाती है कि किसी भी देश का क्षेत्रफल कितना बड़ा होता है, उसका आकार क्या है, उसका स्थिति क्या है, वहाँ के जलवायु कैसा है, ये सब प्रभाव भी वहाँ के शक्तियों को निर्धारित करने में प्रमुख क्या करती है, भूमिका निभाती है, ठीक है। हो सकता है वहाँ का जलवायु बहुत ही अच्छा होगा, टाइम टाइम पे वहाँ पे मानसून आते रहता है, पानी गिरते रहता है, ठीक है, तो वहाँ का फसल अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं वो देश विकास करेगा। तो ये भी बहुत बड़ा मायने रखता है। अगर वहाँ का जलवायु अच्छा नहीं होगा तो सूखे मारेंगे सभी लोग, तो वो देश विकास नहीं करेगा, फिर उनका शक्ति नहीं होगा, ठीक है। तो ये किसी भी देश की निर्धारक तत्व में भूगोल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसके अंदर क्षेत्रफल, आकार, स्थिति, जलवायु आदि आते हैं। और वहाँ पे देखा जाता है कि किसी भी देश में क्षेत्रफल, आकार, स्थिति, जलवायु किस प्रकार है और इन्हीं के आधार पर वहाँ उस देश के शक्तिशाली को निर्धारित किया जाता है। दूसरा प्राकृतिक। प्राकृतिक के अंदर हमें ये देखा जाता है कि किसी भी राष्ट्र के पास कितना उसके पास संसाधन है। जैसे किसी के पास तेल उत्पन्न होता है, कहीं से कोयला आता है, किसी के पास ज़्यादा लोहा है, ठीक है। तो ये सब प्रकार है। तो यहाँ भी ये भी देखा जाता है कि किस देश के पास कितना ज़्यादा संसाधन भरा हुआ है। अगर हमारे देश में बहुत ज़्यादा संसाधन भरा हुआ है तो हमारा देश ज़्यादा शक्तिशाली होगा, हमारे देश से सभी देश में भेजेंगे, ठीक है। बट आपके देश में कुछ नहीं है, दूसरा देश से आप लोग आपके देश में आ रहा था, आप शक्तिशाली नहीं हुए। तो किसी भी देश की प्राकृतिक संसाधन की उसके पास कितने संसाधन है ये भी मायने रखता है। किसी भी राष्ट्र के शक्ति को निर्धारित करने वाले एक तत्व है प्राकृतिक, जो कि बहुत ही बड़ा भूमिका निभाती है किसी भी देश को शक्तिशाली निर्धारित करने में। तीसरा है जनसंख्या। किसी भी राष्ट्र के अंदर ये भी देखा जाता है कि वहाँ का जनसंख्या कैसा है। जैसे कि अगर चीन के एग्जांपल लेंगे, चीन में बहुत सारा आबादी भरा हुआ है, बहुत सारा जनसंख्या भरा हुआ है, तो वहाँ बहुत सारे लाभ भी लेता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग वैज्ञानिक के तौर पर काम करते हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर वहाँ टेक्नोलॉजी भी भरा हुआ है, ठीक है। तो किसी भी राष्ट्र में जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि किस राष्ट्र में जनसंख्या किस प्रकार की है। कहीं जनसंख्या बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन उन लोगों के पास मंदबुद्धि होते हैं, उन लोग कार्य करने की क्षमता नहीं होती है, तो उस प्रकार के देश एक शक्तिशाली राष्ट्र नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जनसंख्या पर भी बहुत बड़ा डिपेंड पड़ता है। चौथा है सैन्य क्षमता। किसी भी राष्ट्र में शक्तिशाली को निर्धारित करने वाले सबसे बड़ा जो तत्व होता है वो सैन्य क्षमता होता है कि किसी भी राष्ट्र के पास सैन्य क्षमता किस प्रकार होती है, इसके आधार पर वहाँ उस राष्ट्र की जो शक्ति है वो निर्धारित किया जाता है, ठीक है। अगर हमारे पास सेना का क्षमता बहुत ज़्यादा है तो हमारा देश विकास करेगा, हमारे देश के पास ज़्यादा शक्ति होगा। और हमारे देश के सेना के पास ही अगर शक्ति नहीं रहेगा तो हमारा देश विकास नहीं कर पाएगा, हमारे देश के पास क्षमता नहीं रहेगा, कोई भी हमें मार के चला जाएगा, ठीक है। पाँचवा विदेश नीति। अब यहाँ पे किसी भी देश के निर्धारक तत्वों में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है विदेश नीति। क्यों? कि आपका जो आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश का दूसरे देश के साथ नीति कैसा है, संबंध कैसा है, ठीक है। अगर आपका संबंध किसी भी देश के साथ अच्छा नहीं तो आपको कोई मार के चला जाएगा, कोई साथ नहीं देगा। तो विदेश नीति मतलब होता है दूसरे देशों के साथ आपका संबंध कैसा है, नीति कैसा है। तो ये भी बहुत बड़ा मायने रखता है, ठीक है। क्योंकि कोई देश के साथ अगर अच्छा संबंध और नीति बना करके अगर कोई राष्ट्र रखता है तो वो पावरफुल शक्ति होगा, ठीक है, और उन्हें समय पर साथ भी दिया जाएगा। छठा प्रौद्योगिकी। अब ये भी देखा जाता है कि किसी राष्ट्र में प्रौद्योगिकी किस प्रकार के, मतलब प्रौद्योगिकी मतलब होता है नई वस्तुएं को उत्पन्न करना, तकनीकी टेक्नोलॉजी की दुनिया, ठीक है। तो ये भी किसी न किसी रूप से हम बोल सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र के निर्धारक तत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सातवां है औद्योगिक क्षमता, कि कोई भी वस्तुओं को बनाना, कच्चे माल का उपयोग करना। अगर हमारे राष्ट्र में औद्योगिक क्षमता बहुत ज़्यादा है जो कच्चे माल को बनाती है और कोई ना कोई वस्तु बनाती है, जैसे कोई प्लास्टिक हो गया, फेंका हुआ प्लास्टिक हो गया तो वो कच्चे माल के अंदर जाएंगे, या तो फिर हम समझते हैं धान मक्का ये सब हो गया, ठीक है। तो ये कच्चे माल हो गया हमारा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है। मान लो कि हमारे देश में ही कच्चे माल का उपयोग किया जा रहा है, लिया जा रहा है, उससे कुछ बनाया जा रहा है, दूसरे देश में भेजा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रौद्योगिकी भी और औद्योगिक क्षमता भी किसी राष्ट्र की शक्ति के निर्धारक तत्वों में अहम भूमिका निभाते हैं।
आठवां, जोश। ये भी देखा जाता है ये किसी भी देश के अंदर के लोगों के कितना जोश है, और उन जनता के जोश से ही मतलब वो राष्ट्र की शक्ति का क्या होता है, निर्धारक तत्व बनता है। ठीक है, कि किसी भी राष्ट्र की जनता के पास, उस देश के पास कितना जोश है, किसी भी कार्य को लेकर के करने के कितना जोश है, उनके अंदर कितना राष्ट्र की भावना भरा हुआ है। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा मायने रखता है। अब मान लो कि जोश देखो हमारे भारतवासियों के अंदर कितना ज़्यादा जोश भरा हुआ रहता है सैनिक में जाने का, अपने लिए देश के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार होता है, तो ये एक जोश है। तो इसकी वजह से हमारा राष्ट्र के अंदर शक्ति भी तो ज़्यादा है। और हो सकता है कि कोई वहाँ जाने से डरते, किसी को जाने नहीं दिया जाता, घर वाले कि नहीं जाना है, तो कहीं ना कहीं हमारे जोश खत्म हो जाता है, फिर हमारे राष्ट्र की जो शक्ति है वो भी धीरे धीरे नीचे आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं जोश भी हमारे किसी भी राष्ट्र की शक्ति को निर्धारित करने वाले तत्व में से एक आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने इतना बताया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्या आप आगे कर पाओगे। कुछ नंबर कम मिलेंगे, बट अच्छा है कि मैंने आप लोगों के लिए इतना क्वेश्चन करवा दिया। ठीक है, जल्दबाजी में था मैंने करवाया, बट आपको ये कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हर एक स्टूडेंट, इस बार एक लास्ट आप लोग का एग्जाम था, तो एक बार कमेंट सभी कोई करना। ठीक है, जितना व्यूज आएगा उतना एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।